45 साल पहले 25 जून 1975 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की थी। इमरजेंसी से 2 साल पहले तक देश में हालात इतने खराब हो गए थे कि इंदिरा को इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी। तब देश के हालात कुछ इस तरह के थे कि मॉनसून देरी से था, महंगाई आसमान छू रही थी, विकास दर रुकी हुई थी, 14 लाख रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। लेकिन इमरजेंसी लगाने के बाद भी हालात कुछ ठीक नहीं हुए, बल्कि हालात और बिगड़ गए। 12 जून की तारीख लोकतंत्र की विजय और संविधान की गरिमा का दिन है। जिस तरह समाजवादी नेता राजनारायण ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती दी, उसको ध्यान में रखते हुए कहा जाए तो आम व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री को चुनौती देने की संविधान प्रदत्त प्रक्रिया का ये दिन है। कांग्रेस द्वारा इस दिन के इतिहास को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया गया। विपक्षी नेताओं और बुद्धिजीवियों को जेल में ठूस दिया गया। शासक संविधान के आगे इतना कमजोर दिखाई दिया कि उसने संविधान पर ही आक्रमण कर दिया। इस दिन को ऐतिहासिक रूप में याद रखना चाहिए और शासक व सत्ता वर्ग के लोग इस दिन से सीख लें कि अगर उनका व्यवहार नकारात्मक है तो भारत के संविधान के सामने बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कमजोर और लाचार दिखाई देता है। मार्च 1971 के आम चुनाव में इंदिरा उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से अपने प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण से 1 लाख से ज्यादा मतों से विजयी हुई थी। इस आम चुनाव में कांग्रेस को कुल 518 सीटों में से 392 सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण ने धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जीत को चुनौती दी थी। आज 25 जून है। 45 साल पहले आज ही के दिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत के 7 करोड़ लोगों की आज़ादी का खून कर दिया था। तब भारत की आबादी 60 करोड़ थी। लेकिन आज की युवा पीढ़ी कभी भी आपातकाल के संकट को महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि आज भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी ऑल टाइम हाई है। आज स्मार्टफोन के युग में लोग फेसबुक, ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते हैं। आज पुलिस आपको घर पर ये पूछने नहीं आती है कि आपने सरकार के खिलाफ क्या लिखा है, लेकिन आपातकाल के दौर में सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का मतलब था उम्र भर की जेल और पुलिस का 3rd डिग्री टॉर्चर। यहाँ उम्र भर की जेल का मतलब ये है कि आपातकाल के दौर में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें ये नहीं पता था कि आपातकाल कब हटेगा और वो कब रिहा होंगे। इन लोगों ने ये मान लिया था कि वो अब कभी भी जेल से आज़ाद नहीं हो पाएंगे। भारतीय लोकतंत्र के सुरक्षित भविष्य के लिए आज की युवा पीढ़ी को आपातकाल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली से लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो न्यायपालिका के इस फैसले का सम्मान करती। वो इस्तीफा देकर किसी और को प्रधानमंत्री बना सकती थी। न्यायिक प्रक्रिया का पालन करके इंदिरा गांधी अदालत से राहत हासिल करने की कोशिश करती और ऐसा होने पर वो दोबारा देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका का सम्मान नहीं किया, वो केवल अपनी कुर्सी का सम्मान करती थी। इसीलिए उन्होंने अदालत के फैसले का सम्मान करने की बजाय देश में इमरजेंसी लगाकर अपनी तानाशाही चलाने का फैसला किया। इस तरह इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए भारत के लोकतंत्र का खून कर दिया। आज हम आपको ये बताएंगे कि भारत में इंदिरा गांधी के अलावा कौन कौन से बड़े नेता आपातकाल के गुनाह में शामिल थे। इसके साथ ही हम आपको उन साहित्यकारों के बारे में भी बताएंगे जिनको इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। शायद आपको पश्चिम बंगाल के मशहूर साहित्यकार आनंद शंकर के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, जिन्होंने इंदिरा गांधी को खुली चुनौती देते हुए आपातकाल जारी रहने तक अपनी कलम छूने से इनकार कर दिया था।
आज के दिन भारत के सभी राजनेताओं को लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की शपथ लेनी चाहिए। आज उन लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश में लोकतंत्र बचाने के लिए बलिदान दिया। लेकिन आज के ऐतिहासिक मौके पर भी हमारे देश के राजनेता एकजुट नहीं हैं। अब हम आपको इमरजेंसी के उन किरदारों के बारे में बताते हैं जो उस दौरान बहुत ताकतवर बन गए। ये वो लोग थे जिनके हाथों में देश की सत्ता एक कठपुतली की तरह नाच रही थी। इसके अलावा हम आपको इंदिरा गांधी के उन शुभचिंतकों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने इमरजेंसी को देश के लिए अच्छा बताया था। इस लिस्ट में पहला नाम है इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का। ऐसा माना जाता है कि इमरजेंसी के वक्त असली सत्ता इंदिरा गांधी के पास नहीं बल्कि संजय गांधी के पास थी। संजय गांधी उस वक्त सरकार में न तो किसी ऑफिशियल और न ही इलेक्टेड पोस्ट पर थे, फिर भी वो सरकार चला रहे थे। संजय गांधी और उनकी मित्र मंडली ने इमरजेंसी के दौरान देश को अप्रत्यक्ष रूप से चलाया था। संजय गांधी केंद्रीय मंत्रियों को घर पर बुलाते थे, उन्हें आदेश देते थे और अपने हिसाब से नियुक्तियां करते थे। दूसरा नाम विद्याचरण शुक्ल। संजय गांधी ने इंद्र कुमार गुजराल को हटाकर विद्याचरण शुक्ल को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया था। विद्याचरण शुक्ल को इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के आदेशों पर प्रेस को कुचलने के लिए जाना जाता है। इसी दौरान एक बार गायक किशोर कुमार ने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में गाने से इनकार कर दिया था, तो संजय गांधी के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए गए थे। तीसरा नाम है R.K. धवन का। R.K. धवन इंदिरा गांधी के पर्सनल असिस्टेंट थे और इमरजेंसी के दौरान सबसे ताकतवर लोगों में से एक। R.K. धवन को इंदिरा गांधी का डोरकीपर कहा जाता है और इंदिरा तक कोई सूचना उनके जरिए ही पहुंचती थी। बाद में R.K. धवन ने इमरजेंसी के लिए सिद्धार्थ शंकर रे को जिम्मेदार ठहरा दिया था। चौथा नाम जगमोहन। जगमोहन संजय गांधी के करीबी थे और उस वक्त दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष थे। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी जगमोहन के साथ पुरानी दिल्ली को देखने के लिए निकले। संजय गांधी को तुर्कमान गेट के पास झुग्गियां देखकर अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जगमोहन को झुग्गियां तोड़ने के लिए कहा। झुग्गियां तोड़ने का विरोध करने पर पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 150 लोग मारे गए थे। इस घटना ने 70,000 लोगों को विस्थापित कर दिया था। पांचवा नाम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल। बंसीलाल को संजय गांधी का बेहद करीबी माना जाता था। वो कांग्रेस के उन गिने चुने मुख्यमंत्रियों में से थे जिन्हें इमरजेंसी के लगाए जाने के बारे में पहले से पता था। छठा नाम रुखसाना सुल्तान। रुखसाना सुल्तान संजय गांधी द्वारा शुरू किए गए परिवार नियोजन कार्यक्रम की संचालक थी। खासतौर पर दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू करने में उनकी अहम भूमिका रही। वो आज की युवा अभिनेत्री सारा अली खान की नानी थी। इसके अलावा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो इंदिरा गांधी के योग गुरु थे, नंदिनी सत्यपथी जो उस वक्त ओडिशा की मुख्यमंत्री थी और इंदिरा गांधी की बेहद करीबी थी, नवीन चावला जो संजय गांधी के बेहद करीबी व्यक्ति थी और 2009 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने, कमलनाथ और जगदीश टाइटलर जिनके बारे में नारा मशहूर था कि संजय गांधी के 2 हाथ, टाइटलर और कमलनाथ। ऐसे कई नाम हैं जो इमरजेंसी के दौरान सबसे ताकतवर चेहरों में गिने जाते थे और जो संजय गांधी और इंदिरा गांधी के इशारों पर देश के पूरे सिस्टम को चला रहे थे। आपातकाल के खिलाफ संघर्ष ने जॉर्ज फर्नांडिस को नायक बना दिया था। उन्होंने जेल में कैद रहते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर से 1977 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और भारी मतों से विजय प्राप्त की थी। उन्होंने मुजफ्फरनगर में 78% वोट हासिल किए थे। जॉर्ज फर्नांडिस के समर्थकों ने उनका प्रचार उनकी उस फोटो के साथ किया था जिसमें उनके हाथों में बेड़ियां लगी थी। आपातकाल के दौरान देवकांत बरुआ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के चाटुकार थे। उन्होंने एक नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। इसका मतलब है इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा। इस नारे ने लोगों की देशभक्ति की भावना को आहत किया था, लेकिन उन्होंने भारत के विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बनाई थी। देवकांत बरुआ ने आपातकाल के दौरान एक बार घोषणा की थी
कि देश बिना विपक्ष के चल सकता है। भारत के इतिहास में विपक्ष अप्रासंगिक है। आज बहुत से डिजाइनर, पत्रकार और बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि मीडिया ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है। मीडिया सरकार से डरता है, सरकार लोगों की आवाज़ दबाती है। ऐसे लोगों को आज इमरजेंसी के इतिहास को ज़रूर याद करना चाहिए और ऐसे डिज़ाइनर, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को अपने अंदर झांक कर सोचना चाहिए कि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए क्या किया था। उन्होंने किस तरह इंदिरा गांधी की तानाशाही के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, क्योंकि देश में इमरजेंसी लगते ही इंदिरा गांधी ने सबसे पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोट दिया था। सरकार अपने खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं सुनना चाहती थी। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह उस दौर में इमरजेंसी के रोड रोलर से मीडिया की आज़ादी को कुचला गया। 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगने के तुरंत बाद अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ताकि ज़्यादातर अखबार अगले दिन आपातकाल का समाचार ना छाप सकें। अखबारों के दफ्तरों में 2 दिन बाद बिजली सप्लाई बहाल की गई। संजय गांधी ने इमरजेंसी के 2 दिन बाद ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को हटाकर अपने करीबी विद्याचरण शुक्ल को मंत्री बना दिया। विद्याचरण शुक्ल के जरिए सरकार ने मीडिया पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया था। उस वक्त प्रेस की सर्वोच्च संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक तरह से सिस्टम का हिस्सा बनकर रह गई थी। इस संस्था ने इमरजेंसी का विरोध तक नहीं किया, यहाँ तक कि इमरजेंसी के विरोध में आने वाले प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। कड़ी सेंसरशिप की वजह से कई अखबारों का प्रकाशन बंद हो गया। पत्रकारों के लिए सरकार ने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया। अखबारों के बोर्ड में सरकारी व्यक्ति बैठा दिए गए जो हर खबर पर नजर रखते थे। इमरजेंसी के दौरान 3801 अखबारों को जब्त किया गया। 327 पत्रकारों को मीसा कानून के तहत जेल में बंद किया गया। 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन छपना बंद हो गए। ब्रिटेन के द टाइम्स और द गार्जियन जैसे कई समाचार पत्रों ने 7 संवाददाताओं को भारत से निकाल दिया था। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी और संजय गांधी के सामने रेंगने वाले सभी पत्रकारों को सत्ता में दोबारा आने पर पुरस्कार और पद दिए गए। ये सारे आज बड़े लोग हैं जिन्होंने खूब पैसा और नाम कमाया था। आगे चलकर यही पत्रकार देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने लगे, मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर फिक्र जताने लगे। इनमें से कुछ को आप आज के डिजाइनर पत्रकारों के रूप में भी देखते हैं। वैसे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने अवैध तरीके से भारत के संविधान की प्रस्तावना को भी बदल दिया था। हमारे देश के संविधान की मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया है। देश में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया और संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए, सेकुलर यानी पंथनिरपेक्ष और सोशलिस्ट यानी समाजवादी। संविधान में तो सेकुलर शब्द का अनुवाद पंथनिरपेक्ष के रूप में किया गया, लेकिन इसे बाद में धर्मनिरपेक्ष कहा जाने लगा और फिर देश की तमाम पार्टियों, डिजाइनर, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने इस शब्द का खूब गलत इस्तेमाल किया और आज भी अपने राजनीतिक हित साधने के लिए करते हैं। जयप्रकाश नारायण ने गरीबों के लिए ही समग्र क्रांति की बात की थी। जयप्रकाश नारायण के प्रभाव को कम करने के लिए ही इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा। आपातकाल के दौरान बहुत सारे मुसलमानों की ज़बरदस्ती नसबंदी की गई थी। इस वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी बन गए। 1977 के लोकसभा चुनाव से पहले इंदिरा गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द जोड़ा। स्पेशल डेस्क NVR 24।